हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, पर सर जो 3 घंटे होते हैं एग्जाम जब हम दे रहे होते हैं तो सर हमारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो यार यही सब कुछ आज आपके सामने बताने वाला हूं कि कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो 3 घंटे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपने कितनी भी मेहनत कर ली है, पर उन 3 घंटों में अगर आपने अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अटेम्प्ट 100% श्योर इजी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट स्कैन। जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर स्टार्ट करने में जैसे आपने मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू किया, या फिर आपने पार्ट बी से स्टार्ट किया, या फिर आपने पार्ट सी से स्टार्ट किया। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे मैं जब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आपको पार्ट सी से शुरू करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि नहीं सर हमें पार्ट बी थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो इट्स अप टू यू कि आप कोई से भी पार्ट से यहां पे शुरू कर सकते हैं। पर सुन, जो भी पार्ट से आप शुरू कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देखते ही हो रहे, उन क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट स्कैन में, मतलब फर्स्ट बार में करना चाहिए। मैं आपको यहां बताऊंगा कि आपको पेपर को 3 फेजेस के अंदर देने की कोशिश करना चाहिए, जहां पर जो फर्स्ट फेज है उसमें उन क्वेश्चंस को करना चाहिए जो बिल्कुल आपको लगता है कि देखते ही हो रहे इसका आंसर मुझे आता है। अटेम्प्ट लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इन द सेकंड स्कैन। जिसमें लगता है कि कैलकुलेशन है, थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको सेकंड स्कैन में करना चाहिए। मतलब फर्स्ट 45 या 50 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर एक बार देखना चाहिए, जो क्वेश्चन सीधे सीधे हो रहे हैं उनको कर लेना चाहिए। सेकंड फेज के अंदर वापस 45 टू 60 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर फिर से देखना चाहिए, उसमें वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है या थोड़े से लेंदी टाइप के। डू नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन अ वन क्वेश्चन। इसमें किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का एग्जाम टाइम पे ईगो बड़ा हो जाता है कि नहीं यार इसको तो मैं करके दिखाऊंगा, ये तो मैं करूंगा, उसके चक्कर में कहने के 4 से 5 मिनट या हो सकता है मैक्सिमम 7 से 8 मिनट आपके खराब हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, लगता है कि यार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, मेरे को इसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप छोड़ दीजिए इसको, उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन पे अपना समय दे सकते हैं। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर नहीं आ रहा, मैं फिर से ट्राई करता हूं, और ज्यादा समय किसी एक क्वेश्चन में खराब करने की आवश्यकता नहीं है। रीड एंड मार्क क्वेश्चंस अटेंटिवली। सुन, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो कोशिश करिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़े, है ना। कभी कभी क्या हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, तो जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी घुमा फिरा के होती है ऐसे जब एग्जाम होते हैं, क्योंकि जो CSIR नेट का एग्जाम होता है वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अगर आपने ढंग से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती करते हैं। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं कि यार सर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, अगर ढंग से पढ़ा होता तो सर मैं सही करके आ जाता। तो ये वाली गलती आप ना करें। आपको बताना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में 180 मिनट मिलते हैं, जिसमें से आपको 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं JRF के साथ, तो 35 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो भैया आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर 35 को मैं 180 से डिवाइड करूं तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में आपको 5 मिनट मिलता है। पर आप बोलोगे सर बाकी क्वेश्चन को पढ़ने में समय भी तो जा रहा है, तो मान लीजिए 2 मिनट या 1 मिनट आप उसमें से निकाल भी दें, लगभग 40 मिनट 50 मिनट आप एक्स्ट्रा हटा भी दें, मतलब 180 में से 50 मिनट हटा दिया आपने, ये क्वेश्चन पढ़ने में आपने लगाया, उसके बाद भी लगभग आपके पास 130 मिनट मिलते हैं। 130 को अगर आप 35 से भी डिवाइड करें तो सुन ऑन एन एवरेज आपके पास 4 मिनट मिल जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मोर देन इनफ होते हैं अगर आप ढंग से कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, भैया मुझे 35 ही सही करने हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा बोलता है सर 120 क्वेश्चन है सर, मेरे को तो क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले डीमोटिवेट होता है कि यार मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। अरे भैया तेरे को 35 ही करने हैं 120 में से, तेरे दिमाग में पहले ये फिक्स कर ले, राइट। तो आपको ये माइंड सेट फिक्स करके चलना है, क्योंकि जब भी जैसे आज आप देख रहे होगे USA में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो टीम का एक टारगेटेड स्कोर होता है कि यार इतना स्कोर हमने कर लिया तो सामने वाले को हम हरा देंगे, राइट। तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि यार मेरे को 35 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के 10 से 12 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, पार्ट बी में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए, पार्ट सी में मेरे लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए। अगर इतना भी आपने कर लिया तो भैया आपका JRF हो जाएगा। 35 क्वेश्चन पे आराम से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस बिफोर द
लुकिंग। सुन, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, खास करके पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर रहा हूं, पार्ट सी में यह स्ट्रेटजी नहीं लगती है। जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं और एक ऑप्शन आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए। मैं बच्चों को जब क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से किया जा सकता। तो ये भी आप स्ट्रेटजी यूज करें। कभी भी यहां पे तुक्का मारने की कोशिश नहीं करें जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया और जितना आप कॉन्फिडेंट है उसका 10% आप रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा रिस्क ना ले, है ना। तुक्के मारने के चक्कर में हो सकता है आपका स्कोर कम हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चों ने नेट एग्जाम दिया, अच्छा स्कोर हुआ, पर कहने के नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने की वजह से उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। अब बात करते कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सुन, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि हमेशा आप 3 फेजेस में पेपर को अटेम्प्ट करिए। सुन, जो फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज में आपको क्या करना होता है। सुन, फर्स्ट फेज में आपके पास यहां पे पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। इसमें का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर यार, मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपको पार्ट सी से पेपर को शुरू करना चाहिए। अब कोई बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं, यार सर मैं तो पार्ट बी से करना चाहता हूं, सर मैं पार्ट ए से करना चाहता हूं। यार इट्स अप टू यू, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे कि भाई आप पार्ट सी से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं। जब 60 क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होते हैं, उनके ऑप्शंस को पढ़ रहे होते हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं रिकॉल होती है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पार्ट सी से करो, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप पढ़ोगे, उनके ऑप्शंस को पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं चीजें रिकॉल होगी, तो उससे आपको पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगी, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका है। बाकी आप चाहो तो पार्ट बी से भी कर सकते हो, राइट। जब भी पार्ट सी से करेंगे तो हम जानते हैं यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो 60 मिलते हैं। यहां पे हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये जो फेज 1 है, इसको कोशिश करिए कि 50 मिनट के अंदर आप निपटा दें, है ना। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है। जब थोड़ी गैप के बाद फिर पढ़ते हैं, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, फिर थोड़ी गैप के बाद फिर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का अर्थ हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत बेनिफिट करती है। इसलिए आप फर्स्ट फेज के अंदर 50 मिनट में जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं उनको करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने पार्ट ए में से 4 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ सर देखते मुझसे हो गए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में 20 में से 4 क्वेश्चन हर कोई बच्चा देख के कर सकता है आराम से, है ना, जिसमें कैलकुलेशन कम है। इसमें अगर पार्ट बी की बात करी जाए, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है, रिंग थ्योरी के क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, उनके क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट पेज में मिल जाते हैं, भाई पढ़ोगे 5 से 6 क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। पार्ट सी में थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगता है, पर यहां पे भी 60 क्वेश्चन को अगर आप देखो, आप बोलोगे सर यार 50 मिनट में कैसे पॉसिबल है। भैया आराम से पॉसिबल है, आपको खाली क्वेश्चन पढ़ना है वहां पे, राइट, है ना, और देखते जो हो रहा है वो आपको करना है। अगर एक क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पार्ट ए का क्वेश्चन है या पार्ट बी का क्वेश्चन है, राइट, टोटल 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन में से अगर आप थोड़ा सा फटाफट देखोगे, आपको तो खाली एक निगाह दौड़ानी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये, अच्छा ये पूछ रहा है, अच्छा ये वाला ये पूछ रहा है, राइट। जैसे आप कंप्यूटर चलाओगे वहां पे हो सकता है 50 से 60 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए, राइट। और स्टेट्स के क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे नजर आ जाएंगे, उनको तो आपको छोड़ सकते हैं ना। लगभग इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन, मतलब 40 से तो नहीं, पर हाँ 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्टेट्स बैकग्राउंड के होते हैं, है ना। तो 90 क्वेश्चन ही पढ़ने एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो 90 क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप पार्ट सी में से 3 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रहता है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं भैया, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर आप 13 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट फेज में कर रहे हो, तो भैया आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपने खाली क्वेश्चन पढ़ा है, करा तो 13 ही है, समझ रहे हो। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जब सेकंड फेज है, इन क्वेश्चंस को वापस आप पढ़ने की कोशिश करिए, है ना, जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें कोशिश करिए कि 50 से 60 मिनट, हो सकता है 1 घंटा और यहाँ पे लग जाए, क्योंकि आप वापस कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लेंथी कैलकुलेशन होगी, उनको आप करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सुन, यहाँ पे वापस पार्ट ए में से मान लीजिए आपने कैलकुलेशन करी, 4 क्वेश्चन वापस आपने यहाँ पे सही कर दी, है ना। पर स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, पर आपको लगता है कि यार 3 क्वेश्चन और मैं कर सकता हूँ, तो सुन वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, है ना। इसमें एक गलती और करता है कि जब क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आ जाता है। भैया आपको सही करना है या फिर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो मार्क फॉर रिव्यू को भी वापस आपको उसको
टिक करना है वहां पे, क्लियर है? क्योंकि बच्चा वहां पे क्या करता है, टिक नहीं करता है। तो आप जब क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन पढ़े, 20 में से 4 तो आपने पहले कर लिए, 4 आपको लगता है कि हाँ थोड़ी कैलकुलेशन मेरे से हो गए, पर यार बाकी क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, राइट? सुन पार्ट बी में कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन करें यहाँ पे कि यार ठीक है यार 5 ही हो रहे, मेरे से ज्यादा नहीं हो रहे, है ना? इसमें पार्ट सी की बात करी जाए तो पार्ट सी में मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन और कर लिए कि ठीक है यार इससे ज्यादा नहीं हो रहे मेरे से, है ना? तो इसमें अगर आप देखा जाए तो 4 और 4 8 और 5 13, अगेन आपने 13 क्वेश्चन किए, है ना? तो 13 क्वेश्चन किए 50 से 60 मिनट में। मान लीजिए 15-20 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में चले गए, तो भी आपने 40 मिनट में 13 क्वेश्चन किए, मतलब ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को 3 मिनट दे रहे हो, राइट? तो यार इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है ना? तो थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने सेकंड फेज में यहाँ पे 13 क्वेश्चन वापस कर लिए। अब आपको देखो 13 और 13 26 क्वेश्चन तो हो गए। अब यहां से नेट एग्जाम तो आपका ऑलमोस्ट निकल सकता है आराम से, राइट? ये 80 से 85 तक का स्कोर की व्यवस्था हो गई है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज भी अगेन आपके पास मिलेगा सुन 50 से 60 मिनट का, है ना? क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, लास्ट के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा और रखिएगा, है ना? हर फेज में आप कोशिश करिए कि मान लीजिए इसको भी 60 मिनट का फेज बना रहे, इसको भी 60 मिनट का बना रहे, तो लास्ट वाले को 50 मिनट का बना दो, है ना? आप ये भी कर सकते हैं कि सर ठीक है मेरे को थोड़ा सा स्पीड स्लो होती है, फर्स्ट फेज को 60 मिनट का बना दो, सेकंड फेज को 60 मिनट का बना दो, जो थर्ड फेज है उसको 50 मिनट का बना दो। सुन 10 मिनट लास्ट में एक्स्ट्रा बचा के रखना है आपको, है ना? क्योंकि आप लास्ट में देखोगे कि मार्क फॉर रिव्यू आपने सही से किया कि नहीं किया, क्वेश्चन आप काउंट करना चाहते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपको गिन के देखना है ना? 32 से 35 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट? है ना? मान लीजिए आपने पार्ट ए में फिर आपको 2 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, यार मेरे को ज्यादा नहीं हो रहे हैं ना सर, मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से 2 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना, है ना? पार्ट बी में मान लीजिए पार्ट बी में आपसे यार 2 ही हुए वापस, ज्यादा नहीं हुए, तो ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा है, हो नहीं रहे, कैलकुलेशन ज़्यादा है सर, है ना? सो ओडी पीडी का क्वेश्चन मिल गया, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी का क्वेश्चन मिल गया, या मार्को एलपीपी का क्वेश्चन मिल गया, जहाँ पर आपको लग रहा है कैलकुलेशन मिल रही है। सुन पार्ट सी में मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन और कर लिए, है ना? क्योंकि पार्ट सी में आपको थोड़े से क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट? तो आराम से 50 मिनट में भैया आप कितने क्वेश्चन करो, 4 और 3 7 क्वेश्चन, है ना? मान लीजिए 20 मिनट और क्वेश्चन पढ़ने में टाइम खराब कर दिया आपने, तो भी आपके पास 40 मिनट है, और 40 मिनट में आप 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, है ना? हर क्वेश्चन में 5 मिनट आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पे मिल रहा है ना? तो बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अगर आप इन सबको काउंट कर लें, आपको लगता है कि सर क्या इतने में नेट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, देख लो आप, मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इन सब क्वेश्चन के मार्क्स को काउंट करें कि कितने मार्क्स क्या रहे, इसमें पार्ट ए में आपने 4 और 4 8 और 2 10 क्वेश्चन सही किए, हर क्वेश्चन का यहाँ पे 2 स्कोर होता है बेटा, 20 मार्क्स आपने यहाँ पे सही करने की कोशिश करिए। 6 ने 5 11 और 2 11 और 2 हमारे पास 13 हो रहा है ना? तो पार्ट बी में आपने 13 की, और 13 हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है बेटा, 39 का वेटेज है। इसमें 3 और 4 7 और 3 10 बेटा 10 है, और हर क्वेश्चन यहाँ पे 4.75 मार्क्स का होता है बेटा, 47.5। अगर इस सबको जोड़ोगे तो 106 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं बेटा, 106 नंबर पे नेट जेआरएफ क्रैक हो जाता है, नेट तो हो ही जाता है ना? मैं तो ये बोल रहा हूँ कम से कम है ना? आप ये मत बोलो गुरुजी यार ये क्या बात होती है, हमने तो बहुत मेहनत करी बेटा, कम से कम टारगेट लेके चलना है यार। 106 नंबर तो मेरे को चाहिए, 33 क्वेश्चन मेरे को सही करने हैं, उससे ज़्यादा करो तो बढ़िया है ना, कौन मना कर रहा है भाई? पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, उस एग्ज़ाम का अगर 1 घंटा स्टार्ट का सही बीत गया भैया, आपके लास्ट के 2 घंटे भी सही निकल जाएंगे। पर अगर आपने स्टार्ट के 1 घंटे में कचरा कर दिया ना, बट आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। क्रिकेट मैच में भी यही होता है, अगर स्टार्ट की जो 2 प्लेयर होते हैं ना ओपनर्स, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रख के 10 ओवर या 15 ओवर निकाल ले तो बाकी वाले फिर ठोक सकते हैं। मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, स्टार्ट का फर्स्ट फेज आपने सही से निकाल लिया, है ना? तो भैया सेकेंड और थर्ड फेज भी आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखे। बस मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में ये लेके चलिए कि भैया 120 क्वेश्चन है, 60 करने होते हैं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरे को 30 से 35 के बीच में सही करना है कम से कम। इससे ज़्यादा अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है। अब मान लीजिए 33 क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं, आपको लगता है कि सर मैं 2-3 क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहता हूँ, तो बेटा ले सकते हो। 33 का 10% जो होता है वो 3 होता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से रिस्क ले सकते हो। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत भी कर लोगे ना, तो बेटा 3 से 4 मार्क्स कम होंगे, तो उससे ज़्यादा नुकसान होने वाला भाई, इससे ज़्यादा नुकसान होने वाला आपका यहाँ पे नहीं है। 106 की जगह 102 या 103 आ जाएंगे तो आपका स्कोर 100 से ऊपर ही है यहाँ पे। तो यार ये मेरी स्ट्रेटजी है ना। वैसे आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें पार्ट सी से शुरू करना चाहिए या पार्ट बी से शुरू करना चाहिए या पार्ट ए से शुरू करना चाहिए।
बेटा वैसे मेरी तो आपसे एक ही सजेशन है कि आपको पार्ट सी से शुरू करना चाहिए, पर आपको कंफर्टेबल लगता है कि नहीं सर मैं पार्ट ए से करना चाहता हूँ या पार्ट बी से करना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। पार्ट सी से शुरू करने का एडवांटेज तो ये है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। और कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो रिकॉल होते हैं, तो जब पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको इसका फायदा मिलेगा। इसमें पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पे 20 आपको करने होते हैं, पर मैंने आपको बोला कि 10 आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब 10 सही कर रहे हैं, पर बाकी 10 भी करके आने हैं, है ना, 20 के 20 करके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सी पार्ट जो होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, मैं मानता हूँ। आप बोल रहे हैं कि सर 10 क्वेश्चन आप सही करने की बात करें, 10 नहीं होते हैं बच्चों से, क्योंकि सर वहाँ पे ऑप्शन पता नहीं पड़ता कौन सा सही है कौन सा गलत है। बेटा इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी क्लासेस भी ली है, जहाँ पर मल्टी कंसेप्ट पे बेस्ड है, और जिससे हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पे, तो कैसे हमें पता लगाना कि कौन से 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने भी करा है, खुद थोड़ी सी और मेहनत करिए इस सेक्शन पे, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने इससे पहले नेट एग्जाम दिया है तो आपने सबसे पहले कौन से पार्ट से शुरुआत करी थी, और आपका क्या सजेशन है कि किस पार्ट से हमें शुरुआत करनी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मैं पार्ट बी से शुरू करना चाहता हूं या मैं पार्ट ए से शुरू करना चाहता हूं। इसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा हूं कि जनरल एप्टीट्यूड में पार्ट ए जो पूछा जाता है उसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा समय न लग जाए, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि पार्ट ए को करने में ज़्यादा समय लगा देता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा पार्ट ए करने में 1 घंटा लगा दे। बेटा पूरा पेपर एक साथ नहीं करना है आपको, 3 फेजेज में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो आपके लिए बेस्ट। ऐसा नहीं कि भाई एक एक करके करते जा रहे हो, टाइम लग रहा लगा दे, बेटा टेंशन में आ जाओगे, पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से करोगे तो पेपर नहीं छूटेगा। लास्ट में आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे। 10 मिनट जो एक्स्ट्रा बचते हैं उसमें आपको चेक करना है कि आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सही है कि नहीं है, उनको चेक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया है ना। तो कुछ चीजें हैं जो कि लास्ट में आपको 5 से 10 मिनट बचा के रखना है, सो दैट कि आप चेक कर पाए कि जो आपने सही किया है वो वाकई में सही है कि नहीं, कहीं गलत ऑप्शन तो नहीं भर दिया है, राइट। तो यार ये सब बातें मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। बाकी इसके ऊपर अगर आपके कोई सजेशन है, आपने पहले एग्जाम दिया है तो आप मुझे सजेशन देके बता सकते हैं। इस सुन यहाँ पे अगर बात करी जाए, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 करने होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप 14 से 16 स्कोर लेके आ सकते हैं। अगर पार्ट बी की बात करी जाए जहां पर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 करने होते हैं, अगर 10 से 12 भी सही कर लेते हैं तो सुन 30 से 36 मार्क्स ला सकते हैं। अगर पार्ट सी की बात करी जाए, यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 करने होते हैं, 12 से 15 तो ज्यादा है। अगर आप 10 भी सही कर लेते हैं तो भैया आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन सही नहीं हो पाते बच्चों से। पर 10 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं तो 47 के आसपास आपका स्कोर आता है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 47 से 50 के आसपास अगर स्कोर लेके आते हैं तो आप आराम से 100 के आसपास या 100 से ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस स्कीम में है या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो यार 100 मार्क्स तो मोर देन इनफ है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कोशिश करिए कि 110 मार्क्स का टारगेट लेके आप चलें कि 110 तक आपको लाना ही है, राइट। तो यार ये सब स्ट्रेटेजी मुझे आप सभी को बतानी थी। बाकी यार नेट एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं भैया, 7,999 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत कुछ सीखोगे आप मुझसे यहाँ पे। सब्जेक्ट के साथ साथ कैसे पढ़ाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, हम लोग यहाँ पे कॉम्बैट सीरीज पढ़ाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में आपको फ्री देता हूँ, है ना। इसी प्रकार से अगर आप CSIR 2025 की तैयारी करना चाहते हैं जून की, तो 12 डिपेंडेंट में आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। इसमें NCERT का जो फाउंडेशन बैच है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल का कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूं मैं, जहां पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की मैथमेटिक्स है। ये RPSC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये कंटेंट मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, पर ये लाइव फ्री है, रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैर ऐप पे आप ले सकते हैं, जहां पर लाइव एंड रिकॉर्डेड है। आपको यहाँ पे लेक्चर नोट्स मिल रहे हैं और PDF मिल रहे हैं, असाइनमेंट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारी बुक्स है जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये शॉर्ट नोट्स की बुक काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। सुन, ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉयड एंड iOS पे अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम पे एग्जाम में कैसे मोटिवेट रहे, है ना, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।